भारत में राष्ट्रवाद यही विषय है हमारा, जिसको हम पढ़ रहे हैं। और कक्षा 10 के इतिहास के अंतर्गत ये दूसरा अध्याय था और दूसरे अध्याय का ये दूसरा कंटेंट। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं किस तरह से चल रही थी। इसके अंतर्गत 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट होगा जो उसमें हम देखेंगे शहरों में आंदोलन, फिर ग्रामीण इलाकों में विद्रोह और बागानों में स्वराज। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि 1914 से लेकर के 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था। हालांकि हमारा जो देश भारत है उसने विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश नहीं था और यह ब्रिटेन की गुलामी में जी रहा था। तो ब्रिटेन की तरफ से भारतीयों ने युद्ध में अपनी सेवाएं दी थी और इसकी वजह से चूंकि ब्रिटेन युद्ध में शामिल था तो उसका प्रभाव भारत पर पड़ना निश्चित था। ब्रिटेन ने युद्ध में जमकर खर्च किए। अब उस खर्च की उगाही ब्रिटेन भारत की जनता से करना चाहता था, जिससे भारत में जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से त्रस्त थी और इसकी वजह से भारतीय लोगों में गुस्सा था। इधर युद्ध चल ही रहा था कि भारत के जो उदारवादी नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने महात्मा गांधी से अफ्रीका में मुलाकात की और उनको भारत आगमन का न्योता दिया और ये बोला कि यहाँ पर आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आपकी ज़रूरत भारत में ज़्यादा है। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में आ जाते हैं 9 जनवरी 1915 को। भारत आने के बाद गांधी जी को सलाह देते हैं उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले कि सबसे पहले आपको पूरे देश की यात्रा करना चाहिए। गांधी जी भी उनकी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं। 1915 से 1916 तक 1 वर्ष में वे रेलवे के 3rd क्लास डिब्बे में पूरे देश की यात्रा करते हैं। पूरे देश की यात्रा कर चुके होते हैं और इसके बाद फिर वे अपना सत्याग्रह का पहला प्रयोग करते हैं बिहार के चंपारण में, जहां पर वे 3 कठिया सिस्टम का खात्मा करवाते हैं। दूसरा प्रयोग वे करते हैं गुजरात के खेड़ा में, जहां पर फसलों पर जो टैक्सेशन बढ़ाया गया था उसको वे कम करवा लेते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी ने भारत में गुजरात के ही अहमदाबाद की कपड़ा मिल में जाकर अपना हिंदुस्तान का पहला अनशन, पहली भूख हड़ताल करते हैं। आपको एक रोचक बात बता दूं मैं कि महात्मा गांधी को ये जो भूख हड़ताल का जो विकल्प मिला था, अनशन करने का जो ऑप्शन मिला था, वो मिला था रस्किन की किताब को पढ़ते हुए। और आंदोलन का विकल्प जो है सत्याग्रह वगैरह, ये उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय की किताबों से पढ़ा जाना और समझा था। अब महात्मा गांधी के ये 3 प्रयोग सत्याग्रह के भारत में हो गए, एक चंपारण, एक खेड़ा और एक अहमदाबाद। इसके बाद महात्मा गांधी के दिमाग में चल रहा था कि इन छोटे छोटी कामयाबियों से कुछ नहीं होना। यदि पूरे देश की जनता को शामिल करना है तो एक बड़ा नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाना होगा। सौभाग्य से 1919 में रॉलेट एक्ट आ गया और गांधी जी उसके विरोध के लिए तैयार हो गए। 6 अप्रैल से पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो जाना था। 10 अप्रैल को अमृतसर में माहौल बिगड़ जाता है। पुलिस गोली चालन में, जुलूस में लोग मर जाते हैं। इसकी वजह से वहाँ पर माहौल गड़बड़ रहता है और रॉलेट एक्ट के विरोध में वहीं पर 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक सभा हो रही होती है, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर जानलेवा हमला कर देते हैं, उनका नरसंहार कर देता है एक तरह से। और इसकी वजह से पूरे देश में उपद्रव फैल जाते हैं, हिंसा फैल जाती है, अराजकता हो जाती है। और पूरा जो रॉलेट एक्ट के विरोध में जो आंदोलन था वह गांधी जी की अहिंसात्मक विचारधारा के विपरीत जाकर हिंसात्मक आंदोलन में बदलते जा रहा था। और इससे दुखी होकर गांधी जी ने हिंसा फैलने के कारण आंदोलन वापस ले लिया था। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले अध्याय में देख चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोगों ने देख लिया गांधी जी का भारत आगमन हो चुका है, देश की जनता में गुस्सा है, गांधी जी हिंसात्मक आंदोलन के विरोध में हैं, जनता ने हिंसा का सहारा ले लिया है, तो रॉलेट एक्ट का आंदोलन वापस ले लिया गया। इसके बाद गांधी जी ने कांग्रेसी लीडर्स को कलकत्ता अधिवेशन में इस प्रपोजल को रखने को मजबूर कर दिया कि वे असहयोग आंदोलन को समर्थन करेंगे। और 1920 के दिसंबर में जब
नागपुर में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन को समर्थन देने का मन बना लिया और प्रस्ताव पारित कर दिया। तो इस तरह से कलकत्ता अधिवेशन ने प्रस्ताव पारित किया और नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन पर मोहर लगा दी कि यस वी आर रेडी टू मूवमेंट। अब असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है, लेकिन देखिए जैसे एक नदी बहती है, एक बड़ी नदी अपने उद्गम से स्टार्ट होती है और एंड तक जाती है, समुद्र तक जाती है, ऐसा ही एक असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन पूरे देश में व्यापक रूप से विस्तारित हो चुका था। लेकिन आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान छोटे छोटे बहुत सारे आंदोलन भी शुरू हो चुके थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ में थे, उनकी नीतियों के विरोध में थे। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तब सभी लोगों को ये लगने लगा कि अब स्वराज आएगा, गोरा राज जाएगा और गांधी राज आ जाएगा। गांधी जी का आंदोलन का तरीका जैसे कि मैंने बताया सत्याग्रही था और साथ ही अहिंसात्मक स्वरूप में था। लेकिन जो दूर अंचल थे, चाहे शहरी इलाके हों, चाहे ग्रामीण इलाके हों, चाहे बागानों की बात करें या अन्य, जहाँ पर गांधी जी नहीं पहुँच सकते और केवल गांधी जी के संदेश पहुँच सकते थे, वहाँ तक ये बात तो पहुँच गई कि गांधी जी नाम के एक व्यक्ति हैं, महात्मा हैं, बाबा हैं, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया है जो गोरे अंग्रेज़ों के खिलाफ में है। लेकिन ये मैसेज कन्वे नहीं हो पाया कि वे अहिंसात्मक आंदोलन करना चाहते हैं। तो सारे आंदोलन जो भी चल रहे थे वे अहिंसात्मक आंदोलन की मुख्य धारा में समाहित होते गए, लेकिन उनका स्वरूप अलग था, उन आंदोलनों के संघर्ष का तरीका अलग था। आज इस कंटेंट में हम यही जानेंगे और यही समझेंगे कि जो आंदोलन की मुख्य नदी बह रही थी उसमें छोटे छोटे आंदोलनों की सरिताएं किस तरह से विलीन होती गईं, उनका स्वरूप किस तरह था, उनके संघर्ष का तरीका क्या था, चलिए देखते हैं। एक्चुअल में जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी वह शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ में ही हुई थी। शहरी मध्यम वर्ग ही जो था उसने सबसे पहले महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को अपना सहयोग प्रदान किया था और इस दौरान हजारों विद्यार्थियों ने जो थे उन्होंने स्कूल और कॉलेजों को छोड़ दिया। स्कूल और कॉलेजों में जो नौकरियां कर रहे थे, हेडमास्टर थे, प्रधान अध्यापक थे, शिक्षक थे, प्रिंसिपल थे, इन सभी ने इस्तीफे सौंप दिए और असहयोग आंदोलन में हिस्सेदारी कर ली। वकीलों ने भी मुकदमा लड़ना बंद कर दिया और बहिष्कार का बोर्ड अपने हाथ में ले लिया। लेकिन एक प्रांत था मद्रास प्रांत, चूँकि असहयोग आंदोलन के दौरान विधान परिषदों के चुनाव का भी बहिष्कार की बात की गई थी, लेकिन मद्रास वर्तमान का कर्नाटक का थोड़ा हिस्सा, मतलब केरल को छोड़ दें तो कर्नाटक का थोड़ा हिस्सा, चूँकि मैसूर स्वतंत्र रियासत थी तो ये मैंगलोर, कालीकट और ये पूरा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये वाला हिस्सा मिलकर बनता था मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी के जो लोग थे उन्होंने प्रांतीय विधान परिषदों का बहिष्कार नहीं किया, उन्होंने चुनाव लड़ना जारी रखा, उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। ऐसा क्यों? इसके कारण थे। ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी है इसमें इंडियन जस्टिस पार्टी का गठन किया गया। यह एक तरह की गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई पार्टी थी, इसका नाम था जस्टिस पार्टी। इनका ये मानना था कि काउंसिल में अगर वे प्रवेश करते हैं तो उनको वे अधिकार मिल जाएंगे जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। उनका ये मानना था कि ब्राह्मणों को बिना चुनाव लड़े कुछ अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन यदि हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव का बहिष्कार नहीं करते हैं, तो हमको जीतने के बाद, निर्वाचित होने के बाद वे हक, यानी राजनीतिक हकों की बात हो रही है, इसके बाद देश जब आज़ाद हो गया तब भारत में सारे वर्गों को राजनीतिक हक प्रदान किए गए थे। तो इंडियन जस्टिस पार्टी का मद्रास प्रेसिडेंसी में ये मानना था कि वे अपने अधिकारों के लिए चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे। ये तो हमने देखा असहयोग आंदोलन के शहरी क्षेत्रों में सामाजिक सोच के साथ में असहयोग आंदोलन कैसे आगे बढ़ा। मतलब स्पष्ट है कि सामाजिक स्थिति में ये थी कि वहाँ पर गैर ब्राह्मणों ने जस्टिस पार्टी बनाई और चुनावों का बहिष्कार नहीं किया, बाकी असहयोग आंदोलन में उनका समर्थन था। अब इधर असहयोग आंदोलन चूँकि पूरे देश में ज़बरदस्त तरीके से फैल चुका था, इसका आर्थिक मोर्चों पर क्या प्रभाव पड़ा ये देखते हैं हम। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर मतलब बहुत ज़्यादा नाटकीय रूप से रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों की होलियाँ जलाई गईं,
शराब दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब होता है कि शराब दुकान या उसकी फैक्ट्री या उसके भीतर दफ्तर में अंदर लोगों को जाने न देना, एक तरह से दुकानों का रास्ता जाम कर देना पिकेटिंग कहलाता है। तो शराब की दुकानों की पिकेटिंग कर दी गई। विदेशी कपड़ों का आयात जो है 1921 से 1922 के बीच आधा रह गया। सोचिए, जो कपड़ा यूरोप से 102 करोड़ का आता था वह आयात घटकर 57 करोड़ मात्र का रह गया। असहयोग आंदोलन का आर्थिक मोर्चे पर इतना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। इसकी वजह से बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करना या विदेशी व्यापार में पैसा लगाना, दोनों में इनकार कर दिया। बिल्कुल हाथ खींच लिए कि किसी भी तरह का विदेशी माल अब नहीं बेचना है। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो इससे भारतीय कपड़ा मिलों को और हथकरघा उत्पादन को भी बल मिला, वह भी बढ़ने लगा। बल्कि यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कपड़ों की मारामारी हुई तो भारतीय सूती वस्त्रों की मांग यूरोपीय बाज़ारों में बढ़ गई और उसकी वजह से भारतीय जो कपड़ा था, भारतीय कपड़ा व्यापारी थे, उनको अच्छा मुनाफा भी हुआ। लेकिन ये स्थिति लंबे समय तक रहने वाली तो थी नहीं। कुछ समय बाद शहरों में ये जो आंदोलन था वह आंदोलन धीमा पड़ गया। उसका कारण ये था कि खादी का कपड़ा जो था वह मशीनों वाली मिलों में बनने वाले कपड़ों की तुलना में महंगा होता था और उसकी सप्लाई भी कम होती थी। जितनी देर में मशीन 100 जोड़ी कपड़े बनाती थी, उतनी देर में खादी के 5 या 7 जोड़ी कपड़े ही बन पाते थे। तो ऐसी स्थिति में गरीब खादी के उस महंगे कपड़े को खरीद नहीं पाते थे और वे लंबे समय तक मिलों के कपड़ों का बहिष्कार नहीं कर पाए। साथ ही साथ जिन बच्चों ने स्कूलों का बहिष्कार किया था, सरकारी संस्थानों का, उससे भी समस्या पैदा हो गई कि इनका विकल्प तत्काल उपलब्ध नहीं हो पाया। शहरी क्षेत्रों में आंदोलन की कामयाबी के लिए ये ज़रूरी था कि बहिष्कार करने के बाद में जिन संस्थाओं को छोड़ करके भारतीय लोगों ने असहयोग आंदोलन में समर्थन दिया था, जिन बच्चों ने विद्यालयों को छोड़ा था, उन बच्चों के लिए भारतीय विद्यालयों की स्थापना की जाती, भारतीय संस्थाओं की स्थापना की जाती। लेकिन ये कोई विकल्प मिल नहीं पाया और जो विकल्प तैयार हो भी रहे थे वे बहुत धीमी गति से हो रहे थे और इतना पेशेंस रख पाना लोगों के मन में, लोगों के वश में था नहीं। धीरे धीरे शहरी क्षेत्रों में लोग असहयोग आंदोलन से ऊबने से लगे और वापस विद्यार्थी अपने स्कूलों में, शिक्षक और हेडमास्टर अपनी कक्षाओं में और वकील अदालतों का रुख करने लगे। तो ये तो हमने देखा आंदोलन का शहरी रूप। चलिए हम देखते हैं आंदोलनों का ग्रामीण स्वरूप क्या था और वहाँ पर आंदोलन को लोग किस तरह ले रहे थे। चलिए, शहरों से बढ़कर आंदोलन गांव देहातों में फैल गया। युद्ध के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि देश के अंदर अलग अलग भागों में लोगों के अंदर गुस्सा था। एक तो ज़बरदस्ती भर्ती के नाम पर किसान नाराज़ थे, दूसरा टैक्सेशन के नाम पे नाराज़ थे। तो आदिवासी या जनजाति जो लोग थे, उन लोगों को भी अंग्रेज़ों ने अपनी औद्योगिकरण की नीति की वजह से परेशान कर रखा था। जिन जंगलों में आदिवासी सुकून, सुख और चैन की ज़िंदगी बिता रहे थे, उन जंगलों से आदिवासियों को बेदखल करने की कोशिश इन अंग्रेज़ों के द्वारा की जा रही थी। तो विभिन्न जो हिस्से थे हिंदुस्तान के, भारत देश के, वहाँ पर भी कहीं पर किसान आंदोलन, कहीं पर आदिवासी विद्रोह, ये सब चल रहे थे। लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन की आग दावानल की तरह शहरों से होते हुए गाँवों की तरफ बढ़ी, तो ये जो छोटे छोटे आंदोलन थे ये भी असहयोग आंदोलन में ही समा गए। जैसे अवध का किसान आंदोलन, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अवध में होता क्या है कि एक रामचंद्र बाबा थे, उनको सन्यासी बाबा भी कहा जाता था। वे किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। जो बाबा रामचंद्र थे वे इसके पहले फिजी जो एक देश है वहाँ पर गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। अब गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, तो गिरमिटिया मजदूर क्या होता है कि अंग्रेज़ों के शासनकाल को हम औपनिवेशिक शासनकाल कहते हैं। तो औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज़ जैसे स्थानों पर ले जाया गया, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा गया। उनको एक अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था और बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मज़दूर एग्रीमेंट बोल नहीं पाते थे, एक्चुअल में
भारतीय प्रोनाउंसिएशन में एग्रीमेंट उनके मुंह से नहीं निकलता था, तो इस एग्रीमेंट को वो लोग गिरमिट कहने लगे। तो इस वजह से गिरमिट पर हस्ताक्षर करने वाले जो मजदूर थे वे गिरमिटिया मजदूर कहलाए। अंग्रेजी में इनको इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा कि गिरमिटिया मजदूर के तौर पर जो बाबा रामचंद्र थे वे फिजी में काम कर चुके थे। उनका आंदोलन एक्चुअल में भारत के अवध में ताल्लुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। ये जो ताल्लुकदार और ये जो जमींदार थे ये किसानों से भारी भरकम लगान तो वसूलते ही थे, साथ में और अलग अलग प्रकार के टैक्स भी लेते थे। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे फ्रांस की बात करें, रूस की बात करें, यहाँ पर भी जो सामंती या जमींदारी की व्यवस्थाएं थीं, सामंत और जमींदार थे, ये किसानों का खून चूसा करते थे। तो हिंदुस्तान यानी भारत में भी व्यवस्था उससे अलग नहीं थी। अमीर जमींदारों ने गरीब किसानों का शोषण यहाँ पर भी किया था और बाबा रामचंद्र जैसे लोग इसका विरोध करते थे, उसके खिलाफ माहौल बनाते थे। इन जमींदारों के चलते किसानों को बेगारी करना पड़ती थी। बेगारी मतलब बिना पैसा दिए काम कराना, और पट्टे के तौर पर उनके पट्टे भी निश्चित नहीं होते थे। इसलिए निश्चित नहीं होते थे कि यदि किसी किसान को ज़मीन का पट्टा दे दिया तो वह हर साल उस पर खेती करेगा, तो बार बार उनको पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर किसी किसान का अधिकार स्थापित न हो पाए। कोई ये न कह सके कि हमारा ये पट्टा है। सामान्य भाषा में कहते हैं ना कि इस बात पर तुम्हारा कोई पट्टा है क्या। इसका मतलब ही ये होता है कि यदि पट्टा नहीं है मतलब वह ज़मीन आपकी नहीं है। जमींदार ने कह दिया कि जाइए आप फलाने गांव की इस ज़मीन पर खेती कीजिए, कर लिए, इसके बाद में काम ख़त्म। इसके बाद में अगले वर्ष के लिए कोई गारंटी नहीं कि उस ज़मीन पर वही व्यक्ति कार्य करेगा। इन व्यवस्थाओं से किसान बहुत नाराज़ थे, परेशान थे। किसानों की मांग थी कि किसी भी तरह से लगान को कम किया जाए और बेगारी पूरी तरह से खत्म हो। जो काम कराया जाता है उसके हमको दाम मिलना चाहिए। और दमनकारी जो जमींदार हैं उन जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार तो कर ही देना चाहिए ताकि इनकी अकल ठिकाने आए। और इसके लिए इन्होंने काम भी शुरू कर दिए। जमींदारों के लिए नाई और धोबी की सुविधा अवध किसान सभा के लोगों ने बंद करवा दी। अब ये अवध किसान सभा कब बनी? ये अवध किसान सभा जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र आदि लोगों ने मिलकर बनाई। हुआ क्या था कि जवाहरलाल नेहरू से बाबा रामचंद्र इलाहाबाद में मिले और उनको बताया कि किस तरह से अवध क्षेत्र के किसान परेशान हैं। जवाहरलाल नेहरू ने बाबा रामचंद्र की बात सुनी और फिर इसके बाद अवध किसान सभा का गठन किया। महीने भर के अंदर पूरे इलाके भर के जितने भी गांव थे उन गांव में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बनकर तैयार हो गईं। सोचिए अवध किसान आंदोलन का कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट था कि अवध किसान सभा का गठन होते हुए ही 30 दिन के अंदर संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन गई। कांग्रेस जो थी उसने इतने बड़े आंदोलन जो अवध क्षेत्र में किसानों का चल रहा था उस किसान आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने के प्रयास शुरू कर दिए। उनको ये लगता था कि यदि ये असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ जाते हैं, मतलब असहयोग आंदोलन एक नदी की मुख्य धारा थी और ये जो अवध किसान आंदोलन हो या गुडेम आंदोलन हो या आदिवासियों का कोई दूसरा विद्रोह हो, ये छोटे छोटे जो आंदोलन थे ये छोटी नदियों की तरह, छोटी सरिताओं की तरह थे जो यदि मुख्य नदी में मिलती है तो उसके जल में वृद्धि होती है। तो इसी तरह असहयोग आंदोलन की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कांग्रेस ने किया कि अवध किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन से जुड़ जाए। लेकिन किसानों के इस आंदोलन में ऐसा स्वरूप डेवलप हो चुका था, ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी के नेतृत्व में क्या चाहता था, गांधी जी की इच्छानुसार क्या चाहता था, हिंसा ना हो, जमींदार के खिलाफ सत्याग्रह किया जाए। लेकिन अवध क्षेत्र के किसान ये मानने को तैयार नहीं थे कि वे किसी भी तरह से हम जमींदार के साथ में अहिंसात्मक व्यवहार करें। वे लोग जमींदारों को तो जीने का कोई हक ही नहीं, इस तरह के विचार रखते थे। 1921 में असहयोग आंदोलन की लपटें पूरे देश में फैल रही थी। तब भी ताल्लुकदार और व्यापारियों पर, उनके मकानों पर किसानों के हमले शुरू हो गए। उन्होंने बाज़ारों को लूटना शुरू कर दिया, अनाज गोदामों पर कब्जा कर लिया और निश्चित रूप से ये सारी हरकतें असहयोग आंदोलन के जो नॉर्म से, असहयोग आंदोलन की जो कंडीशंस थी उन कंडीशंस के विपरीत थी।
और ये जो लूटपाट, ये हिंसा थी, ये निश्चित रूप से कांग्रेस के असहयोग आंदोलन या गांधी जी के नेतृत्व वाले असहयोग आंदोलन की भावना के खिलाफ था। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो अवध किसान आंदोलन था उसको कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अवध किसान आंदोलन का स्वरूप हिंसात्मक हो चुका था और जमींदारों के खिलाफ तो सत्याग्रह या हिंसा जैसे कोई भी विचार मौजूद नहीं थे, कोई भी तत्व मौजूद नहीं था। जमींदारों को बिल्कुल नहीं झेलना चाहते थे। ऐसी स्थिति में बहुत सारे नेताओं ने अवध एरिया में जाकर किसानों को ये समझाना शुरू किया कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन ऐसा है जिसमें कोई हिंसा नहीं करना है, अब किसानों को किसी तरह का कोई लगान नहीं देना है और किसानों को ज़मीनों का पट्टा भी मिल जाएगा। लेकिन किसान थे कि वे इस बात को समझने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके दिमाग में एक बार आंदोलन का जो स्वरूप एंटर हो गया था, वे उसी फॉर्मेट को आगे बढ़ा रहे थे और किसान ये सारी बातें महात्मा गांधी के नाम को लेकर कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंदोलन एक विराट स्वरूप में सारे देश में फैला था। सुदूर क्षेत्रों तक ये बात पहुंची कि कोई महात्मा हैं, गांधी बाबा हैं। वैसे भी उन्होंने भारत यात्रा के दौरान सब तक ये संदेश पहुंचा दिया था कि मैं हूं ना, और महात्मा गांधी के नाम पर जो भी हरकत, जो भी कार्रवाइयाँ, जो भी आकांक्षाएँ ये अवध के किसान कर रहे थे, उसको सब जायज़ ठहरा रहे थे कि गांधी राज आने वाला है, इसलिए कपटियों का, धूर्तों का और अन्याय करने वालों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब ग्रामीण क्षेत्रों में ये हाल थे, सोचिए दूर देहातों में, दूर जंगलों में जो जनजातीय बंधु, जो आदिवासी बंधु रहते थे, उन्होंने इस संदेश को किस तरह से लिया होगा। असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका है, गांधी राज आने वाला है, ये संदेश पूरी भारत में जंगल की आग की तरह फैल गया था और जंगल भी इस आग से अछूते नहीं रहे। आदिवासी समाज ने गांधी जी के संदेश और विचारों का एक अलग ही मतलब निकाल लिया। उनको ये लगा कि गांधी जी का कहना है कि जैसे भी हो, कैसे भी हो, अंग्रेज़ों से मुक्ति पाना है तो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ना पड़ेगी। ऐसा ही आंध्र प्रदेश के गुदुम इलाके में, गुदुम पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ। वहाँ पर 1920 के दशक में छापामार गुरिल्ला तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ में आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। गांधी जी हों या कांग्रेस, इस तरह के गुरिल्ला मार, इस तरह के छापामार युद्ध या हिंसात्मक आंदोलन के फेवर में तो हो ही नहीं सकती थी। इधर अंग्रेज़ों ने जंगलों में आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। अब आदिवासी ना तो जंगलों में प्रवेश कर सकते, ना अपने मवेशियों को चरा सकते, ना घर में खाना बनाने के लिए ईंधन की लकड़ी एकत्र कर सकते। जब इस तरह की तमाम परेशानियां आईं तो आदिवासियों के धैर्य का बांध फूट गया और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफत, अंग्रेज़ों के साथ पूरे तरीके से आमने सामने का मोर्चा बांधने का निर्णय ले लिया। और जब आदिवासियों की रोजी रोटी छिनने लगी, उनके घर में खाना बनने की नौबत नहीं आ रही, उनके घर में खाना पकाने के लिए ईंधन नहीं मिल पाया, तो इससे पहाड़ियों, जंगलों में रहने वाले आदिवासियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने तीर कमान उठा लिए और शुरू हो गया एक नया संघर्ष। चलिए देखते हैं आंध्र प्रदेश की गुदुम पहाड़ियों में क्या हुआ। आंध्र प्रदेश की जो गुदुम पहाड़ियाँ थीं, उनमें नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति था अल्लूरी सीताराम राजू, जिसके नाम पर भारत सरकार ने 1986 में एक डाक टिकट जारी की थी। यह एक बड़ा दिलचस्प व्यक्ति था। उस व्यक्ति का दावा यह था कि उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं और विशेष शक्तियां हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकता है, लोगों को स्वस्थ कर सकता है और अंग्रेज़ों की गोलियां भी उसे नहीं मार सकती। एक्चुअल में अल्लूरी सीताराम राजू जो थे, वे 20 वर्ष की अवस्था में ही गहन साधना के लिए चले गए थे और साधु संतों की संगत में उन्होंने ज्योतिष ज्ञान और आयुर्वेद की शिक्षा अर्जित कर ली थी और इसके बाद ज्योतिष या खगोलीय विज्ञान के माध्यम से वे मौसम की जानकारी और अन्य भविष्यवाणियाँ करते, जिससे लोगों को लगता कि वह एक चमत्कारी व्यक्ति है। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत होकर इन सारे विद्रोहियों को यह विश्वास हो चला था कि हो ना हो सीताराम राजू ईश्वर का अवतार है। और जब असहयोग आंदोलन चला तो सीताराम राजू के पास भी ये खबर पहुंची कि गांधी बाबा ने असहयोग आंदोलन मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ में मोर्चा शुरू कर दिया है। तो राजू भी महात्मा गांधी की महानता के गुण गाने लगे
और लोगों से ये कहते कि मैं महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से ही प्रेरित होकर इस आंदोलन को चलाना चाहता हूँ। अल्लूरी सीताराम का कहना था कि सभी लोगों को गांधी बाबा की बात मानना चाहिए और उनको खादी पहनना चाहिए, साथ ही साथ शराब पीना छोड़ देना चाहिए। लेकिन अल्लूरी सीताराम राजू का एक दावा था कि भारत अहिंसा के बल पर कभी आज़ाद नहीं हो सकता, बल्कि आज़ादी के लिए केवल बल प्रयोग किया जाना ही जरूरी है और इसके लिए पुलिस थानों पर हमले किए जाएं, ब्रिटिश अधिकारियों को जहां मिले वहां पर उनको मारते चलो और स्वराज प्राप्ति के लिए छापामार युद्ध मतलब गुरिल्ला युद्ध जो है वह जारी रखो। 1924 में सीताराम राजू को अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया और उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। लेकिन सीताराम राजू अपने लोगों के बीच में लोकनायक बन चुके थे। तो इस तरह से हमने देखा कि चाहे शहरी क्षेत्र हों या ग्रामीण क्षेत्र हों, हर जगह पर गांधी जी के आह्वान पर आंदोलन हुआ और जो पुराने आंदोलन थे वे तेज हो गए और सभी लोग अपने अपने आंदोलनों को ये बताने लगे कि हम गांधी जी के आह्वान पर आंदोलन कर रहे हैं, हम गांधी जी से प्रेरित हैं, लेकिन संघर्ष का तरीका हमारा अपना है। चाहे वह जस्टिस पार्टी हो जो विधान परिषदों के चुनाव लड़ना चाहती थी शहरी क्षेत्रों में, या अवध के किसान हों, वे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हुए भी गांधी जी से प्रभावित तो थे, आंदोलन में तो आगे आए, लेकिन उनके आंदोलन का तरीका अपना था। जमींदारों से वे इतने ज़्यादा प्रताड़ित थे। इधर जंगलों में आदिवासी गांधी जी से पूरी तरह प्रभावित थे। वे जानते थे कि गांधी भी अंग्रेजों से लड़ रहा है, गोरों से लड़ रहा है और हम भी गोरों से लड़ रहे हैं। गांधी जी का समर्थन करो, अंग्रेजों को गोलियां मारते चलो। जबकि गांधी जी का कहना था गोलियां मत मारो, लेकिन अंग्रेजों से लड़ते चलो। गांधी जी के विचार और संदेशों का अर्थ अलग हो गया था, लेकिन आंदोलन जारी था। यह आंदोलन शहरी, ग्रामीण और जंगली सीमाओं में ही नहीं, बल्कि सुदूर पूर्वोत्तर राज्यों के बागानों में भी इसका असर देखने को मिला था। जब महात्मा गांधी का संदेश पूरे भारत में फैला तो बागानों में भी इस संदेश की गूंज सुनाई दी। होता क्या था कि जो बागान मजदूर थे उनको एक तरह से बंधुआ बना लिया जाता था। उनको मजदूरी तो दी जाती थी, लेकिन उनको कहीं आने जाने की आज़ादी नहीं थी, उनको किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाती थी और काम भी उनको समय से ज़्यादा करवाया जाता था। यदि ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाए तब अंग्रेज़ों ने उनको थोड़ी सी इजाज़त दी थी, कहीं जाकर पुनः वापस आना पड़ेगा और वह भी एक निर्धारित सीमा से ज़्यादा दूर वे नहीं जा सकते थे। जब गांधी जी की बातें उन तक पहुंची, गांधी का संदेश आंदोलन का उन तक पहुंचा, तो उन्होंने भी विद्रोह कर दिया, बगावत कर दी। चलिए देखते हैं बागानों में स्वराज के लिए क्या हुआ। जब बागान मजदूरों ने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूरों ने अपने अधिकारियों की जो ऑर्डर थे, जो कौशन थे, वो जो आदेश या निर्देश देते थे, उनको मानना बंद कर दिया, इग्नोर कर दिया। बोले हम तुम्हारी अब नहीं सुनेंगे। और वे सारे मजदूर अपने बागानों को छोड़कर अपने अपने घरों को चल दिए। जैसे याद करो 1857 में मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और गोली चला दी। ठीक इसी तरह का यहाँ पर माहौल था। बागान के मजदूरों ने गांधी बाबा की आवाज़ सुनकर अधिकारियों के निर्देशों का पालन बंद कर दिया और वहाँ से त्याग पत्र देकर नौकरी छोड़कर अपने घर को चल दिए। उन सबको ये लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, गोरा राज जा रहा है, अब सबको उनके गाँव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन ये सपने संजोते हुए ये बागान मजदूर आगे बढ़ ही रहे कि वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाए। क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए रेलवे के कामगारों ने भी हड़ताल कर रखी थी और नदियों में चलने वाले स्टीमरों के चालकों ने भी हड़ताल करके रखी थी। रेलवे और स्टीमरों के ना चलने के कारण ये सारे मजदूर रास्ते में ही फंसे रह गए और पुलिस ने उनको पकड़ लिया। जब पुलिस ने इनको पकड़ लिया तो सारे मजदूरों की बहुत बुरी तरह से पिटाई की गई। ये जो स्थानीय आंदोलन थे, ये जो स्थानीय विद्रोह थे, इनको कांग्रेस के जो बड़े आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, उसकी परिभाषा में तो नहीं समेटा जा सकता, लेकिन इन विद्रोहों का, इन आंदोलनों का एक अपना स्थान था। इन सभी लोगों ने महात्मा गांधी के, कांग्रेस के स्वराज शब्द के मायने अपने अपने हिसाब से निकाले थे।
मजदूरों को लगता था कि वे मुक्त हो जाएंगे अंग्रेज अधिकारियों के बागान मालिकों के चंगुल से। आदिवासियों को लगता था कि उनको उनके जंगल मिल जाएंगे। इधर जस्टिस पार्टी का समर्थन करने वाले गैर ब्राह्मण लोगों को लगता था कि उनको भी बराबरी का दर्जा मिल जाएगा और अच्छे दिन आ जाएंगे। भले ही ये आंदोलन अलग अलग धाराओं में चलते रहे, इनके संघर्ष के तरीके अलग अलग थे, लेकिन जब हम बड़े कैनवास पर पूरे भारत के पटल को सामने रखते हुए दृष्टि डालते हैं तो दृष्टि पटल बदल जाता है। यह असहयोग आंदोलन के साथ ही छोटी छोटी धाराएं निश्चित रूप से पूरे देश में अल्टीमेटली थी तो अंग्रेजों के ही खिलाफ। ये सारे आंदोलनकारी अपने आंदोलन का जो तरीका था, इस तरीके को स्वराज से जोड़ते हुए अपना नाम महात्मा गांधी से जोड़ते और ये बोलते कि गांधी बाबा के आह्वान पर हम अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, तो वे स्वतः ही असहयोग आंदोलन जैसे विराट आंदोलन का एक हिस्सा अपने आप बन जाते थे, क्योंकि अल्टीमेटली उनके सामने तो दुश्मन एक ही था, चाहे असहयोगी हों उनके आगे या आंदोलनकर्ता दूसरे स्वरूप में आंदोलन कर रहे हों उनके आगे अंग्रेज दुश्मन था। कहीं पर आंदोलन गांधी जी की विचारधारा के अनुसार अहिंसात्मक चल रहा था, सत्याग्रही स्वरूप में चल रहा था, कहीं पर आंदोलन गुरिल्ला मार तरीके से चल रहा था, कहीं पर आंदोलन विधान परिषदों में प्रवेश करके चल रहा था, कहीं पर आंदोलन जमींदारों के खिलाफ जाकर अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहा था। सभी जगह पर आंदोलन अपने अपने तरीके से चल रहा था और असहयोग आंदोलन बहुत तेज गति से आगे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जनपद में चौरी चौरा नाम की जगह पर एक भीड़ बेकाबू हो जाती है और गांधी जी को आंदोलन स्थगित करना पड़ता है। चलिए देखते हैं। गोरखपुर स्थित चौरी चौरा के बाजार से एक जुलूस बड़े शांतिपूर्ण तरीके से आगे गुजर रहा था। तभी सामने से पुलिस वाले आ जाते हैं और पुलिस वालों का और इन जुलूस में जाने वाले लोगों का आमना सामना हो जाता है। आमना सामना हिंसक टकराव में बदल जाता है और हिंसक टकराव हो जाने के बाद लोग गोरखपुर के थाने में आग लगा देते हैं। आग लगाने की वजह से 22 पुलिसकर्मी जलकर खत्म हो जाते हैं, जलकर वहीं पर राख हो जाते हैं। जब यह संदेश महात्मा गांधी के पास पहुंचता है तो महात्मा गांधी एक बार फिर हिंसा फैलने के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। पहला आंदोलन रॉलेट एक्ट के खिलाफ था, जो कि हिंसा फैलने के कारण वापस लिया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को फिर से हिंसात्मक हो जाने की वजह से वापस ले लिया। तो इस प्रकार आप लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया कि गांधी जी भारत आए और साथ में सत्याग्रह का विचार लेकर आए। गांधी जी ने सत्याग्रह के विचार को न केवल अपनाया बल्कि उससे शुरुआती सफलताएं भी अर्जित की और उसको पूरे देश के ऊपर अप्लाई भी किया। जैसे ही आंदोलन हिंसात्मक होता, गांधी जी आंदोलन को वापस ले लेते और इस तरह से गांधी जी भारतीय जनता को सत्याग्रह के लिए लगातार प्रशिक्षित भी करते रहते और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा भी खोले रखते। असहयोग आंदोलन की जो मूल धारा थी, जो मुख्य धारा थी, उस धारा के इतर अन्य धाराएं भी शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, बागानों में, पहाड़ियों पर अलग अलग तरीके से चल रही थी और ये सारे आंदोलन अपने आप को गांधी जी के आंदोलन से जुड़ा हुआ बताते थे। सभी लोग ये कहते थे कि हम जो कर रहे हैं वह गांधी बाबा के आह्वान पर कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनके आंदोलन का तरीका जो भी रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली वो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ में था और गांधी जी भी यही चाहते थे कि पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो जाए। लेकिन गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन चाहते थे और बहुत सारी जगहों पर लोग आंदोलनों में हिंसा का सहारा ले रहे थे। ऐसी ही एक हिंसा गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा में हुई और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस तरह से आज के इस वीडियो में, आज के इस कंटेंट में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया कि असहयोग आंदोलन किस तरह से चला और किस तरह से समाप्त हुआ। अगले कंटेंट में हम देखेंगे क्या असहयोग आंदोलन फिर से आगे बढ़ता है या गांधी जी आंदोलन का कोई नया स्वरूप लेकर आते हैं। चलिए ठीक है, हम उस आंदोलन को जानें और समझें उसके पहले आप एक बार फिर से इस पूरे कंटेंट को भाग 1 और भाग 2 के रूप में देखकर अपनी समझ को बढ़ाते रहिए। देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।